सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इसे हालात की सितम ज़रीफ़ी कहें, हुस्न इत्तिफ़ाक़ या फिर अपना ही किया धरा। अक्टूबर 2004 में जब साबिक़ वज़ीर आज़म के वालिद मोहतरम मियाँ शरीफ का लाहौर में जनाजा उठाया गया तो इसे कंधा देने के लिए नवाज शरीफ मौजूद थे, ना शहबाज शरीफ। इसकी वजह क्या थी? सियासी मामलात हुकूमत वक्त से किया गया मियाँ बरादरान का मुआहदा, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान ना आ सके। अब लंदन में नवाज शरीफ की वालिदा मोहतरमा बेगम शमीम अख्तर इंतकाल कर गई हैं। इनकी तदफीन भी लाहौर में होगी, लेकिन एक बार फिर नवाज शरीफ इस अहम मौके पर मौजूद नहीं होंगे। हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ की वापसी पर कोई कदगन नहीं। यह ऐलान विफाकी वज़रा की तरफ से बार बार हो रहा है, लेकिन वापस न आने का फैसला नवाज शरीफ का अपना है। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को सफर की इजाजत नहीं दी, इसलिए वो तदफीन में शरीक नहीं होंगे। वाकिफान हाल का दावा है कि जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ के डॉक्टर इन्हें पाकिस्तान वापस जाने की इजाजत कभी भी नहीं देंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और एमनफील्ड केस में नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत की और इन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। यूं साबिक़ वज़ीर आज़म को मजीद मोहलत मिल गई, लेकिन आखिर तो मोहलत खत्म होगी। सवाल हुकूमत पर भी है, जो दावे तो बड़े करती है लेकिन अपनी तमाम तर भाग दौड़ के बाद भी नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकी। पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा फैसला किया है और शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को 5 दिन के लिए पैरोल पर रिहा करने की मंजूरी दे दी है। आम खबर यह भी है कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए नई पाबंदियों की भी मंजूरी हो गई है, लेकिन इन पाबंदियों को मानने से ताजिर भी इनकारी हैं और उलमा किराम भी। विफाकुल मदारिस ने दीनी मदारिस बंद करने से इनकार कर दिया है, जबकि ताजिर भी हफ्ते इतवार की छुट्टी के खिलाफ एहतजाज का इंदिया दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर लॉकडाउन की खबरें गर्म हैं। उधर गिलगित बल्तिस्तान में ठंडा मौसम भी सियासी गर्मा गर्मी को कम नहीं कर पाया। धांधली के इल्जामात पर होने वाली हंगामा आराई और जलाओ घेराव का जिम्मेदार इंतजामिया ने अपोजिशन जमातों को करार दिया है। क्या ये हंगामे इंतखाबात के नताइज का सियासी रद्दअमल थे या फिर सी पैक के अहम रूट के खिलाफ एक साजिश? आज कोर कमांडर्स इजलास में भी इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में शरारतों से बाज नहीं आ रहा। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जिक्र हो जाए नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने वाले मामले का। असद खरल साहब, बाबडोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, ये एक दफ़ा फिर मोहलत मिल गई है, तो आपको लगता है कि ये आखिरी मोहलत है या अभी मामला और आगे जा सकता है? देखिए, मामला ये है कि ये भी एक अजीब ही वैसे इत्तेफाक है। हम अदालतों में जाने का समाअत के हवाले से वैसे मुख्तलिफ केसेस में पेश होने का मौका मिलता है। हमारे अदालती निज़ाम के अंदर मैं समझता हूँ ये एक सुकम है या पेशेंस है, या इसको मैं क्या कहूँ कि एक होता है मौका। अक्सर मैंने फैसलों में देखा है, ख़ास तौर पे लोअर कोर्ट्स में, कि आपको जो शहादत है, यानी वो रिस्पोंडेंट है कि एक दरख्वास्त गुजार है, तो रिस्पोंडेंट जो जिसके खिलाफ केस है उसको एक अदालत कहती है कि आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने डिफेंस में जो चीज़ें हैं वो आप सामने ला के पेश करें अगली तारीख तक। फिर वो कहते हैं आखिरी मौका, फिर वो कहते हैं हतमी आखिरी मौका, फिर हतमी आखिरी मौका। मैं तो ये हैरान हूँ कि इस तरह अब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब TV भी देखते हैं, सोशल मीडिया से भी उनका रब्ता है, उनके वकील वहाँ पर बाकायदा पेश होते हैं। उसके बावजूद चूँकि कानून है, सुकम मौजूद है, एक कानूनी एक ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए एक फॉर्मेलिटी ज़रूरी है, वही है ना। अब ज़रूरी है जनाब कि वो अखबार में इश्तिहारात डाले जाएंगे, जनाब उसके निकाले जाएंगे, फिर उसके बाद नोटिस की चस्पानगी का अमल होगा, फिर उनके घर के बाहर नोटिस अवेजा कराया जाएगा। अब ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, एमनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया जो है उसके हवाले से उनको जो इश्तिहारी देने की कार्रवाई है जी, तो वहाँ पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस उमर फारूक साहब जो है उन्होंने इस केस की समाअत की है। और गुज़श्ता समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज के लिए, या नवाज शरीफ साहब को आज के लिए उन्होंने कहा था कि 24 नवंबर तक उनको अदालत में पेश किया जाए। अब दफ्तर खारजा के जो डायरेक्टर है वहाँ पे यूरोप मुबशर खान, उनकी जानब से भी बताया गया कि जनाब नवाज शरीफ को बजरिया इश्तहार तलबी की तमीली रिपोर्ट उन्होंने कहा अदालत में जो जमा कराई गई, और उन्होंने कहा कि जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे,
और अदालत में ज़ेर समाअत केस से मुतल्लिक़ मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। अब दफ्तर खारजा का जो वहाँ पे बयान दिया था, उनका कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें नवाज शरीफ के इश्तहार जारी होने की खबर पाकिस्तान और बर्न मुल्क मीडिया पर नशर हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ की लंदन रहायशगाह पर तलबी का इश्तहार रॉयल मेल के जरिए मौसूल हुआ। अब इस मौका पर एडिशनल अटारनी जनरल भी मौजूद थे, तारक खोखर साहब, उन्होंने भी बताया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर दिया गया है जी। अब मामला यह है कि इस सिलसिले में जो दफ्तर खारजा ने 2 रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई है। 2 अखबारात में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तहार जो जारी किया गया वो भी वहाँ पे पेश किए गए, और जो लंदन में जो नवाज शरीफ की तलबी के इश्तहार लगाए गए, जाती उमरा में मॉडल टाउन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी इश्तहार चस्पा किए गए, सारी रिपोर्ट पेश होगी। अच्छा, अब ये सारी तो रिपोर्ट होगी पेश, और फिर अब उसके बाद आगे फिर वो कहते हैं तारीख पे तारीख। अब मामला अफसरान के बयानात रिकॉर्ड होने, ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चली है। उसके बाद अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इसके बाद भी अगली मौका पे भी नवाज शरीफ को भरपूर मौका दे रही है। बात है ये न कहने वाले हो कि जी हमें मौका नहीं दिया गया और जनाब हमें जनाब ये किसी के कहने पर इश्तिहारी करार दे दिया। मुशर्रफ साहब के दौर में ये हुआ था ना, फिर केस बाद में इसलिए खत्म हो गए थे। समझ साहब, अदालत तो आखिरी हद तक जा रही है कि किसी भी तरीके से ये पेश हो जाए। अभी भी ये देखने को उन्होंने कहा कि ठीक है, आखिरी जो है वो कि 2 FIA के जो दोनों अफसरान हैं लाहौर के, जिनमें इजाज़ अहमद और तारिक मसूद हैं, उनके बयानात भी कलमबंद कर लिए जाएँ और उसके बाद इनको इश्तिहारी करार दिया जाए। दूसरी तरफ मियाँ साहब वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं कि जी वोट को इज़्ज़त दो, ये उनका नारा है। तो सर आप अदालतों को भी इज़्ज़त दें। आप अदालतों को कह के गए कि आपका इलाज होना है, आप बाहर चले गए हैं, अब अदालत आपको बुला रही है, बार बार बजरिया नोटिस, बेताशा नोटिस आपको सर्व करवा दिए हैं, इश्तहारात लगवा दिए हैं, वहाँ बाहर के इश्तहार अखबारों में इश्तहार लगा दिए, लोकल अखबारात में इश्तहार लगवा दिए हैं, सारे वो काम जो अदालत कर सकती थी कर दिए हैं जी। तो अब आप उसको इज़्ज़त दें, अदालत को, अदालती निज़ाम को इज़्ज़त दें और आप वहाँ आकर पेश होएं, अदालतों के सामने अदालतों पे एतमाद का इजहार करें और अपना जो केस है उसको आगे लेके चलें। अच्छा। मेरा मतलब ये है कि अदालतों में आप ये इलाज करवाने के लिए जाते हैं, वो बाहर जाकर आप गायब हो गए हैं, पूरा ख़ानदान आपका गायब हो गया है, पूरा ख़ानदान इश्तिहारी हुआ हुआ है। अच्छा बाबर साहब, इस बारे में बताएं, मेरा ये क्या डबल प्रोसीजर है? मुझे लगता है कि कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई नाम आना चाहिए, कितने महीने हो गए, 8-10 माह में एक शख्स का इलाज ही ना शुरू हुआ हो और अब वो यहाँ पाकिस्तान भी नहीं आ रहे, जबकि हुकूमत कह रही है, शिबली फराज कह रहे हैं जी हमने कहीं नहीं रोका। सामा साहब, आप भी बच्चों वाली बात करते हैं यार, ये इलाज होना ही नहीं। उन्होंने पहले अदालत में लिख के दे दिया कि जनाब कोरोना की वजह से अस्पतालों में उनका इलाज नहीं हो सका। अब वहाँ पर यूके में तो अब दोबारा नॉर्मल हुए, तो उस वक्त भी वो हॉस्पिटल में नहीं गए, अब तो वहाँ पे फिर कोरोना की वबा स्टार्ट हो गई है, तो वो कहेंगे कि दोबारा कोरोना आ गया था अस्पतालों में, इसलिए हमने इलाज शुरू नहीं किया। ये तो अगले 6 महीने इलाज शुरू ही नहीं होना। बरतानिया में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहे, लोग मर रहे हैं, मरने दिया जा रहा है उनको कि जी इसका हार्ट का प्रॉब्लम है, कह रहे जी कोरोना है लिहाजा इलाज नहीं करेंगे, मरता है तो मर जाए। क्या इस तरह से मुमकिन है कि बरतानिया में ऐसे हो रहा हो? या दुनिया हमारे भी आया है, कई जगहों पर बंद किए गए, लेकिन ये थोड़ी है कि जो इमरजेंसी में जो शख्स है इसकी जिंदगी बचाने के लिए जरूरत है, क्या ऑपरेशन नहीं हो रहे? राय फरार इख्तियार किया है उन्होंने, एक पूरा एक ड्रामा किया है, हुकूमत भी उस चकमे में आ गई है जो भी उन्होंने की है। तो अब मामला ये, इससे ज़्यादा अब उसामा साहब आप कह रहे हैं अदालती कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, वो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी हो रही है, वो कहाँ आने वाले हैं? जो बंदा अपनी वालदा मरूमा के लाश के साथ नहीं आ रहा, उनके माशाल्लाह 2 साहब जो पोते हैं वो नहीं आ रहे, उनके जो समधी हैं नवाज शरीफ साहब के वो नहीं आ रहे, आप NRO दें, उनके आएंगे, आप कहें हुकूमत कहे, अदालतें कहें कि जी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, सारे केस खत्म, तो फिर आएंगे। ऐसे आगे भी कोई बात हो सकती है, आगे हुकूमत पकड़ ले, इससे ज्यादा भी बेइसी की बात हो सकती है कि उनके वहाँ पे साहबजादे हैं, उनकी जनाब वहाँ पे साहब, ये तो गिरफ्तार होने में गिरफ्तारी देने वाली बात है। वहाँ पे जो पोती हैं उनकी, एक ऑलरेडी जो इसाक डार साहब की बहू हैं, इसाक डार साहब हैं, सलमान शहबाज साहब हैं, उनके पोते जो नहीं है, और 2 हसन और हुसैन हैं। वहाँ पे जनाब शहबाज शरीफ साहब की 2 साहबजादियाँ हैं, शहबाज शरीफ साहब की जो अहलिया है वो वहाँ पे हैं। तो उन्होंने अपनी वालदा की लाश को पार्सल कर दिया वहाँ से। मैं तो मनाजर देख के ना मुझे हैरान हो रहा था उसामा साहब कि इस तरह क्या इस दौलत का, इन इख्तियारात का, इस ओहदों का
कि आप एक तरफ आप कहते हैं कि मुझे वालिद के आज तक अफसोस है कि मैं कंधा नहीं दे सका, लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी चोरी, अपनी करप्शन, लूट मार, उनके केसेस की वजह से आज अपनी वालदा जो है उसकी जस्ते खाकी को भी आप कंधा नहीं दे रहे, जब बावजूद इसके कि किसी ने आपको नहीं रोका। अब मामला ये है कि ये इस बेहिसी के बाद आप ये तोक़ो करें कि वो अदालती अहकामात की इज़्ज़त करेंगे, वो अदालतों को इज़्ज़त देंगे, वो कानून को इज़्ज़त देंगे, वो सिर्फ नोट को इज़्ज़त देंगे, वो सिर्फ पैसे को इज़्ज़त देंगे, वो करप्शन को इज़्ज़त देंगे, लूट मार को इज़्ज़त देंगे, ऑफशोर कंपनियों को इज़्ज़त देंगे। मुजरिम हैं तो अदालतों के हैं, पाकिस्तानी कानून के हैं, तो बाबर साहब लाना किसने है? हुकूमत फिर नाकाम है। बरतानिया में सारे चले जाए, यानी देखिए जो भागता है वो सीधा बरतानिया जाता है। 15-20 तो हो गया यही जो उसामा साहब एक लोग तो हैं, बताने एक ही कि फैमिली हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं और जो का एग्रीमेंट नहीं है वहाँ पर जो बरतानिया के लॉज हैं वो इस हवाले से खासे सख्त हैं। बरतानिया जो है वो इस तरह की मोटी बड़ी असामियाँ जो हैं जो बेताशा जिन्होंने दुनिया में करप्शन की हुई है उनके लिए एक सेफ हेवन है। वहाँ पे जाके ये अरबों रुपयों की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर मियां नवाज शरीफ को इंसानी हुकूकी तंजीमों ने, जर्नलिस्टिक तंजीमों ने कहा है कि बरतानिया पूरी दुनिया में अब बदनाम हो रहा है कि जनाब साहब बरतानिया के अंदर असेंबली के अंदर इतना शोर मचा उस पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि बरतानिया दुनिया में बदनाम हो रहा है, लेकिन अब उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये आप देखिए कि इसकी वजह से है। वहां पर बेताशा इन्होंने अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो सारी अगर नवाज वापस आता है, अगर नवाज आता है तो सारे आप सोचिए ना जरा, सारी दुनिया से, अफ्रीका से, एशिया से, ये जिन्होंने अरबों खरबों रुपए की करप्शन करते हैं ये सारे अपना सारा पैसा वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद जब इन पे बुरा वक्त आता है ये खुद भी वहां पर दौड़ जाते हैं। अगर बरतानिया इनको वापस करना शुरू कर दे तो फिर तो वो सारा मसला उनके लिए खराब हो जाएगा। अब सिर्फ शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के 3 केसेस का मैं हवाला लेता हूँ, आप इस पे भी अब नाजरीन के लिए बड़ा एक सवालिया निशान है। 25 अरब की ट्रांजैक्शन FIA ने पकड़ी, 25 अरब रुपए की पकड़ी गई। 7 अरब 30 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन वो दूसरे केस में पकड़ी गई। 29 लाख डॉलर की एक तीसरे केस में पकड़ी गई। अब ये 33-34 अरब से भी ज्यादा रकम बनती है ज्यादा। अब ये 34 अरब रुपया, इसमें 34 रुपया भी पाकिस्तान में है क्या? वो किधर गए? इसमें वो 34 अरब किधर है? इसका एक और बड़ा, वो 34 अरब किधर है जो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये सिर्फ शहबाज शरीफ की बात कर, अमेरिका या इसराइल या भारत, उनका इंटरेस्ट है कि नवाज शरीफ लंदन में रहे और पाकिस्तान में गड़बड़ होती रहे। ये उनका इंटरेस्ट है और वो नवाज शरीफ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो देखिए अल्ताफ हुसैन हो गया खत्म। पाकिस्तान में अदारों को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान के अदारों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, ये सारा कुछ जो है ना ये एक साजिश है। ये सारे ताने बाने आपस में मिले हुए हैं। नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त इंडियन लॉबी की, अमेरिकन लॉबी की, बरतानवी लॉबी की, ये भी तो इसराइली लॉबी की जरूरत है। तो वो क्यों इसको वापस आने देंगे? वो तो अल्ताफ हुसैन पहले वो मोरा इस्तेमाल करते थे। अल्ताफ हुसैन खबर पर जाने पाकिस्तान के लिए उनको अल्ताफ हुसैन एक मोरा मिला हुआ था, वो अब किस्सा परिना हो, वो इफेक्टिव नहीं था। उनको चाहिए मोरा, वो मोरे की शक्ल नवाज शरीफ की शक्ल में उनको एक और मोरा मिल गया है। हमेशा जब कोई बंदा भी पाकिस्तान को गालियां निकाले, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमले करे, तो उसको अदालतें बुलाएं, पाकिस्तान बुलाए, पाकिस्तानी हुकूमत बुलाए। आप हुसैन हक्कानी का देख लें, हुसैन हक्कानी को सुप्रीम कोर्ट कह के मरी देखें, हुसैन हक्कानी को, हुसैन हक्कानी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी आर्डर की और उन सबको कौन सपोर्ट कर रहा है? हुसैन हक्कानी को पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया, अमेरिका, मरीज को सपोर्ट कर रहा है, ये नवाज शरीफ को कौन सपोर्ट है? इंडियन लॉबी जो है ना, वो जो 80 अरब रुपया था ना, सब वो इन्हीं कामों पे लग रहा है, इन्हीं लोगों पे लग रहा है, इनको प्रोटेक्शन देने में लग रहा है। तो ये तो इंडिया तो भरपूर लॉबी कर रहा है उसमें। सब क्या जिस तरह हमारे यहाँ सियासतदानों की सपोर्ट होती है, फंडिंग होती है, तो ये वहाँ के अमीर तरीन लोगों में अब शामिल हैं, शरीफ खानदान के बेटे, ये उनको भी फंडिंग करते होंगे। वो आगे जाके पार्लियामेंट में आते हैं तो यकीनन हो सकता है। हमारे पास एविडेंस तो नहीं है, लेकिन अगर अनिल मुशर्रफ साहब, जो अनिल मुशर्रफ साहब बरतानवी शहरी हैं, जो इमरान खान साहब से भी उनके रिलेशन है, और शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि जनाब मैंने उनसे कर्ज लिया, कर्ज हसना जो लिया, जो भी कहानी बनी, उनका जी कुछ पैसों से उनको आगे 10 करोड़ अमीर तरीन तबके के 10 करोड़ रुपया तो अगली खबर
कि ये जो नैरेटिव है, ये जो बार बार नाम ले लेके इदारों को टारगेट करना, बदनाम करना, ये सारा कुछ जो हो रहा है, क्या ये इतने मासूम है? इनको नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, किसका हाथ है? अब खादिम रिजवी साहब की जो अभी विसाल हुआ है, इंतकाल हुआ है, उसके हवाले से जो हैशटैग बने थे, आपको पता है उसके पीछे कौन से हैंडल थे, कौन सी लॉबी थी, कौन से अकाउंट थे, उसके पीछे कौन मास्टरमाइंड था, किस तरह इदारों को बदनाम किया गया, उसको एक पुरस्कार तौर पर उसको आपको पता है उस इंतकाल को भी पता नहीं क्या क्या इदारों को किस तरह ब्लेम किया गया। अगर आप अकाउंट्स के पीछे जाएं, उन अकाउंट्स के पीछे जाएं तो वो एक खास बयानिए को सपोर्ट करने वाले अकाउंट थे, उसमें ज्यादातर अब वो कहां से हैंडल हो रहे हैं, सेंट्रल वेबसाइट्स पकड़ी गई हैं भारत से चलती। तो अब मामला ये है कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह सऊदी अरब से रिलेशन खराब करने के हवाले से हमारे यहाँ बहुत सारे जो सोशल मीडिया के ऊपर चीजें एक्टिव है, इस्लामी मालिक से हमारे जो है तल्लुकात ख़राब करने के हवाले से, तो ये बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी, जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं 80 अरब की जो तकसीम है, किस तरह कहाँ ये फिक्स जनरेशन जो हाइब्रिड वार है, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा है। अच्छा, अब फिर एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, इनके लिए जिस तरह बाबर साहब ने कल ये न्यूज़ ब्रेक कर दी थी, वो 5 दिन के लिए उनको पैरोल पर रिहाई का फ़ैसला हो गया है, लेकिन ये जब पता लगेगा कि शमीम अख्तर साहिबा मरहुमा उनकी मैयत कब आती है, उससे 1 दिन पहले होगा। लेकिन राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है तारीख की। 2 हफ्ते की दरख्वास्त थी बाबर डोगर साहब और सिर्फ 5 दिन। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ कि जो कानून है उसमें 1 दिन की इजाज़त डिप्टी कमिश्नर देता है, 2 दिन की इजाज़त होम सेक्रेटरी देता है, और उससे ज़्यादा अगर इजाज़तनामा चाहिए तो उसके लिए कैबिनेट अप्रूवल देती है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पंजाब की हिस्ट्री में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कैबिनेट की खुसूसी मीटिंग हुई हो लोगों को खुसूसी तौर पर इजाज़तनामा देने के लिए। आम आदमियों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल है तो होम डिपार्टमेंट से 2 दिन की इजाज़त मिल जाती है, अदरवाइज़ एक आम आदमी को 1 दिन की इजाज़त मिलती है। हथकड़ी लगी होती है, 7 मैंने पढ़ा 12 घंटे होती है। पुलिस वाले होते हैं, वो जाते हैं नमाज जनाजा में उसकी शिरकत करवाते हैं, उसको फिर थोड़ी देर के लिए घर बैठाते हैं और उसको बाद में जेल में वापस बिफोर सनसेट उसको जेल के अंदर वापस लाया जाना। 2 दिन जो होम डिपार्टमेंट देता है वो मैक्सिमम खुसूसी फेवर है। अब कह रहे हैं लाखों लोग होंगे जनाजे में, लाखों, तो अब वो साहब 5 दिन जो दिए जा रहे हैं खुसूसी तौर पर कैबिनेट का इजलास बुलाया, तो ये इंतकाम नहीं, आप इजलास में इनको 5 दिन की इजाज़त दी गई। मियां नवाज शरीफ जो थे उनको भी 5 दिन की इजाज़त दी गई थी। जब मोहतरमा कुलसूम नवाज की डेथ हुई थी तो उनके जनाजे में जाने के लिए और लोगों से मिलने के लिए 5 दिन काफ़ी होते हैं। तो अब ये कहेंगे 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते साहब फिर मेरा मतलब है कि इनके आगे तो कोई कानून नहीं है, इनके आगे तो कोई आइन नहीं है। यहाँ पर तो ये हमने देखा कि रात के टाइम कोई दुनिया का कानून एग्जिस्ट नहीं करता कि मरियम को जेल से निकाला, जेल बंद होने के बाद 5 बजे के बाद, और उनको नवाज शरीफ से मिलने की इजाज़त दे दी गई। वो जाके नवाज शरीफ के पास बैठी रही हैं बगैर किसी बेल के, बगैर वो जनाब वहाँ पर VIP कमरे में रही हैं। इनके लिए तो कोई कानून नहीं है। मैं एक तरफ हुकूमत जो है इनसे गालियां भी खाएं, एक तरफ ये आइन की बात करें, एक तरफ कानून की बात करें। जब इनकी बात आए उस वक्त ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कुछ भी नहीं है। जो इनका दिल करता है ये कहते हैं कि वो हम करें। और इनमें और एक आम आदमी जो कीड़ा मकोड़ा है हमारी तरह का, उसमें यही फर्क है। ये जो इमरान खान साहब कहते थे ना एक ही लॉ होगा, ये तो समझा एक्सपोज हो गया है। यहाँ पे ताकतवर के लिए, यहाँ पर अमीर के लिए, यहाँ पर पैसे वाले के लिए कोई कानून नहीं है। आम आदमी के किसी अजीजों कारब की वफात के लिए पंजाब की कैबिनेट का खुसूसी इजलास जिसकी वज़ीर आला सदारत करेंगे, जिसपे लाखों करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, कैबिनेट बैठेगी रियासत मदीना में जहाँ साहब के लिए एक कानून होगा। क्या दोबारा भी ऐसे हम एक्सपेक्ट करेंगे? मैं आपको हर दूसरे चौथे दिन इस तरह का वाकया मैं और डॉक्टर साहब मुझे आप बताएं, आपको इतना ये सारी चीजों को डील करते हैं। जो हर कितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे बेतहाशा कह दिए, कितनी कैबिनेट मीटिंग हुई है किसी को खुसूसी तौर पर 5 दिन का इजाजतनामा देने के लिए? मुझे आप बता देंगे कितनी कैबिनेट मीटिंग? कोई नहीं पता, लेकिन खादिम आला भी कोई खानदान के लिए हुई है, खादिम आला भी कोई होता है, शरीफ खानदान से ताल्लुक भी किसी का ही होता है। ऑपोजिशन लीडर असेंबली में, पंजाब असेंबली में भी कोई हर कोई नहीं बनता। इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग, इतने, तो ये तो फैक्ट्स हैं। ये तो हमें इससे पहले भी हुआ है। 20 रहमान साहब के हवाले से इस तरह की जो है ना
अच्छा। उनको मराहत मिलती रही है। कैबिनेट के इजलास ना होने के बावजूद भी वो कई दिन ही रहे हैं कराची। अब देखिए, और मरियम साहिबा जमानत पर होने के बावजूद जेल गए थे मेरे सेम डे शायद डॉक्टर साहब, और उसी दिन रात को कहीं मेरे ख्याल 1-2 बजे वापस आ गए थे। अच्छा, अब मरियम साहिबा जमानत पर हैं, इंटरव्यूज उनके टीवी पर होते हैं, जलसे वो करती हैं कोरोना के बावजूद। यानी अब ये भी हमने ब्रेक के बाद बात करनी है, मदारस बंद, स्कूल बंद, मार्केट बंद। अब उससे एक गरीब आदमी को कितना धचका लगता है, जिसने हफ्ता इतवार ही, अभी तो यही बहस हो रही है हफ्ता इतवार को मार्केट बंद करें। मैं ये अलग बहस है कि भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, लेकिन उससे कितने गरीबों का, ठेले वालों को कितना नुकसान होता होगा। तो उनके लिए पाबंदियां हैं, लेकिन मरियम साहिबा के लिए जलसे जुलूस की क्यों पाबंदी नहीं है? उसके बावजूद ये बात क्यों आती है, मीडिया भी इसको उठाता है कि ये तो बदतरीन मिसाल है इंतकाम की, इमरान खान इंतकामी है, ये इंतकामी हुकूमत है, इससे ज्यादा इतना जुल्म शरीफ खानदान पर जितना जुल्म हुआ है पाकिस्तान की तारीख में किसी पर नहीं हुआ। भुट्टो खानदान की तो बात की जाती है। थानों में लोग पकड़े जाते हैं जो जिनके ऊपर 500, 2000, 10,000 का इल्जाम होता है, जो उनके साथ अशर होता है ना, वो उससे 10% भी इनके साथ हुआ है। इनके लिए तो वो मराहत है जो 5 स्टार होटल में मिलती हैं। आप अभी समझते हैं, मैनुअल अभी साहब कहते हैं ये सिस्टम के लाडले हैं, आप कहते हैं अभी लाडले हैं सिस्टम के। आज भी इमरान खान होने के बावजूद कई गुना ज्यादा इनको मराहत वहां पे दी जा रही है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जेल की जिन बैरिक्स में है ना, आप उन बैरिक्स को देख लें। आम कैदी क्या इस तरह की बैरिक्स में होता है, जरा देख लें। उस तरह की बैरक में कम से कम 100 कैदी होगा। शहबाज शरीफ उसी कमरे में है, उसी बैरक में जिस बैरक में नवाज शरीफ को रखा गया था। वो वीवीआईपी बैरक है, वो प्राइम मिनिस्टर्स के लिए मखसूस है। उसमें एक छोटा सा लॉन भी है, बेड भी है, लॉन है, बेड भी है, उसमें टहलने के लिए जगह भी है, उसमें दबाने के लिए एक बंदा भी है। और क्या चाहिए? और हमजा शहबाज जो है खुसूसी तौर पर बनाएगी बैरक है। बिला वजह तो नहीं है करोड़ों अरबों रुपया सियासत पर लगे, इस हद तक पहुंचेंगे तभी तो। अगर मुश्किल वक्त भी आ गया तो ये सब कुछ होगा। या बरतानिया जाएँ ऐशो इशरत की, वहाँ पर भी ज़िंदगी गुजारने, कोई मसला ही नहीं है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे तारिक शफी साहब से कि मदारिस भी कह रहे हैं कि जी हम मदारिस बंद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। वबा की दूसरी लहर है, शिद्दत आ रही है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। सिंध हुकूमत ने नए SOPs का ऐलान कर दिया है और सिनेमा और मज़ारात बंद करने का कह दिया है। इंडोर शादियों पर भी पाबंदी है। इसके साथ साथ अब कराची में कहा गया है ताजरों को कि जी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कारोबार चलेगा, उसके अलावा नहीं। लेकिन ताजरों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा विफाकुल मदारिस की तरफ से कहा गया है, उनके मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी ने ऐलान किया है कोरोना वबा में दीनी मदारिस बंद नहीं करेंगे। अल्लामा हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ हैं। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि तो ये विफाकुल मदारिस की तरफ से भी आ गया, तो उलमा ने पहले तो ताउन किया था, लेकिन इस दफ़ा आपके ख्याल से क्यों नहीं उलमा ताउन कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह इसमें भी ताउन करेंगे और वज़ारत तालीम के जो ज़िम्मेदारान हैं वो मदारिस की क़यादत के साथ रास्ते में हैं। और मसाजिद और मदारिस, आपको पता है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो रमज़ान में भी जब बहुत एक बड़ा बहरान था अपनी मसाजिद को खुला रखा और मदारिस की भी छुट्टियाँ की गई। मदारिस में भी तलबा जो है वो घरों को इंशाअल्लाह आपकी जो चीज़ मुमकिन है जहाँ पर एहतियाती तदाबीर, क्योंकि मदारिस का और स्कूलों का थोड़ा सा मसला मुख्तलिफ है। मदारिस में मसलन बलूचिस्तान के से पंजाब में लाहौर में तालिब इल्म पढ़ने आता है, बलूचिस्तान का तालिब इल्म सिंध में जाता है, खैबर पख्तूनख्वा का तालिब इल्म बलूचिस्तान में जाता है, तो उनका और वसाइल भी इतने नहीं होते हैं कि वो बार बार आए जाएं। तो इंशाअल्लाह उनकी कोई ऐसी तदबीर बनेगी कि जिससे इंशाअल्लाह कोरोना से भी महफूज रहें और जो एक पॉलिसी है उस पर भी अमल हो। अच्छा, हनीफ जालंधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाअहल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो तो बड़े शदीद नाक़िद हैं, तो एक मुश्किल हो जाती है जब हुकूमत के नाक़िद भी हों। अब विफाकुल मदारिस के सेक्रेटरी हैं तो कि वो बात किस तरह मानेंगे? कहीं हुकूमत ही नाअहल है, हम इसकी बातें क्यों मानें? बात यह है कि हमारे मदारिस का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और आपने उसका इजहार भी देख लिया है गुज़श्ता चंद जलसे जो हुए हैं मुल्क के अंदर, के मदारस के तलबा या मदारस की क़यादत
उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। बाकी सियासी गुफ्तगू या सियासी बात करना हक है कारी यानी जलंधरी साहब का, वो कर सकते हैं। कहाँ पे हुकूमत ने नाअहली की है, हर चीज में इन्हें एतमाद में लिया जाता है, हर चीज में इनके साथ बैठकर वजारत नहीं, वो कह रहे हैं अच्छा कि हम बंदिश के फैसले पर वफाकुल मदारिस से मुशावरत नहीं की गई, उनका ये वाज़ेह ऐलान। जी ताहिर अशरफी साहब, एक और इशू भी चल रहा है कि पहले लास्ट टाइम जब कोरोना की वेव आई थी तो उस वक्त भी ये मदारिस और मसाजिद के इशू के हवाले से खासा इशू बना था। उस वक्त भी उन्होंने SOPs मानने से इनकार कर दिया था। इशू ये है कि क्या हुकूमत के पास ऐसी कोई टीम नहीं है जो मजहबी उलमा के साथ, उलमा इकराम के साथ या वफाकी दारुल मदारिस के साथ डायलॉग कर सके, उन्हें कायल कर सके? क्या वजह है कि हर दफ़ा वो हुकूमती इक़दामात मानने से इनकार कर देते हैं? गुजारिश ये मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ों पे छोटे छोटे इख्तिलाफात हो जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि वजारत तालीम चूँकि अब मदारिस जो हैं वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक हैं और वजारत तालीम के तहत ही उनकी रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें हैं, तो वजारत तालीम जो है उनके साथ बातचीत कर रही है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये मामला हल हो जाएगा। कोई ऐसा परेशानी वाला मामला नहीं है। हमारे मदारिस जो हैं, हम भी मदरसों से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी मदरसे का एक तालिब इल्म रहा हूँ। हमारे ये चाहेंगे ना मदारस के ज़िम्मेदार चाहेंगे कि मुल्क के अंदर ये वबा फैले या तलबा इसका शिकार हों या असातिज़ा इसके शिकार हों, तो इंशाअल्लाह इस मामले को इमीडिएटली हल कर लिया जाएगा। क्या एक मसला आपके लिए ये है ताहिर रशमी साहब के जलसे हो सकते हैं, जुलूस हो सकते हैं, तो फिर ज़ाहिर मदारिस के लोग भी कहेंगे कि जी हमें आप क्यों बंद करें, स्कूल कहेंगे हमें क्यों, ताजिर कहेंगे हमें क्यों? अगर जलसों की इजाज़त हो सकती है तो क्या रोज़गार उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? क्या दीनी तालीम उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा ज़ाती मौक़िफ़, और मैं चूँकि कोरोना के इस वबा का थोड़ा सा शिकार हुआ था, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, तो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो ये है कि हुकूमत हो, अपोजिशन हो, मजहबी क़ियादत हो, सियासी क़ियादत हो, अल्लाह के लिए ये सारे चंद दिन जो हैं वो इंतज़ार कर लें, फिर यही जलसा भी कर लेंगे, यही जुलूस भी कर लेंगे, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। ये एक ऐसी वबा है कि ये आपको ये खाली 14 दिन की नहीं है, ये तो आप हासिल हो जाती है। और अब जो मौजूदा वबा है, चूँकि मैंने अर्ज़ किया मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ, इसलिए ये बात मैं आपके प्रोग्राम के जरिए पूरी कौम से करना चाहता हूँ, अपने सियासी मजहबी लीडरों से करना चाहता हूँ कि अब जो ये इसके असरात हैं वो पहले से कहीं ज्यादा हैं। जो पहले मरीज थे उनसे जब हम पूछते हैं और अब वाले मरीज जो हैं, तो उसामा भाई मैं दारी से कह रहा हूँ कि ये तो अल्लाह ताला सेहत दे दे तो तब भी कई माह आपको लग जाएंगे रिकवरी के अंदर। तो हमें सबको लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। ताहिर रशीद साहब, वो तो ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बाद में कर लें, वो तो कह रहे हैं कि जनवरी में हमने हुकूमत को गिरा देना है, ये हुकूमत जनवरी में नहीं होगी। वो तो लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि कोरोना को छोड़ो, बाहर आओ, और अगर तुम बाहर आ गए तो जनवरी में ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो आपको इसमें कि वाकई ये गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं? दावर डोवर साहब, इंशाअल्लाह जनवरी में हम इसी तरह उसामा भाई आपके साथ और खरल साहब के साथ प्रोग्राम कर रहे होंगे और इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम होगा। वो जनवरी 2024 में मुमकिन है उनका ख्याल हो कि कोई हुकूमत जो है इमरान खान की चली जाएगी। फिलहाल इमरान खान की हुकूमत, और जहाँ तक अवाम की बात है तो मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान आज जलसे शुरू करते तो इनसे कई गुना बड़े जलसे करेगा इमरान खान, लेकिन ना जलसे करने चाहिए इस वक्त, ना ये अपोजिशन का काम करेंगे। आप ये कहते हैं उनको हुकूमत भी नहीं मिली, और अब वो लोगों को ये भी दिलासा अपने लोगों को ना दे कि बस जी खान साहब जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान कहीं नहीं जा रहा और हालात बेहतर हो रहे हैं, बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये महंगाई और इन चीज़ों पर भी अल्लाह ने चाहा तो काबू पाया जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब भी हम खान साहब से मिलते हैं तो मैंने एक बात में उन्हें हमेशा परेशान देखा, वो है नामूस रिसालत का मामला, और दूसरी बात है महंगाई। वो इन दो बातों के अलावा मैंने उनको किसी मामले में परेशान नहीं देखा है। एक वो कहते हैं ये जो तबादल हो रही है इसको किस तरह रोका जाए, इसके लिए क्या किया जाए, किससे बात करें, और पूरी दुनिया के अंदर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जो है, ये नहीं कि वो इस वक्त वज़ीर आज़म है या
मैं जिस तरह उनका दर्द है, काश 57 इस्लामी मुल्कों के सरबराहों का वो दर्द हो जाए। और दूसरा महंगाई का मामला है, इस पे वो परेशान अच्छा ताहिर अशरफी साहब, अभी आपने बात की काश 57 इस्लामी मुल्क, तो अभी तो खबरें ये भी आ रही हैं, अब सही है या गलत है, इस हवाले से आप वजाहत कर दें कि जो सऊदी अरब का वो इजरायली वज़ीर आज़म का दौरा और जिस तरह इसराइल को तस्लीम करने वाले से वो इस्लामी मुल्क जिनका आपने हवाला दिया, तो वो ये क्या किस तरह हम जा रहे हैं कि यानी वो जिन्होंने लीड करना था इस उम्मत मुस्लिमा को, वो अगर इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं और ऊपर दबाव भी आ रहा है और पाकिस्तान पे दबाव की बातें आ रही हैं कि जी पहले पाकिस्तान माने फिर सऊदी अरब, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता हैं, तो क्या इस तरह एक बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर कुछ दबाव आ रहा है इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से, या ये जो दौरा था जो उसकी खबरें थी किस हद तक हकीकत है, क्या आगे सिनेरियो बन रहा है? पहली बात तो ये है कि चूंकि सऊदी वजीर खारजा और उनके तमाम जिम्मेदारों ने बड़ी इसकी तरदीद की है कि बिल्कुल कोई वहाँ इसराइली नहीं आया, अमरीकी वजीर खारजा आए और उनका वफद आया, और मेरी अपनी भी यही इत्तलात हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ अरब इस्लामी दुनिया का, और मैं आज आपको एक बात कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दो ही मुल्क हैं जिनके इसराइल से कोई राब्ते नहीं है बराह रास्त, या बिलवास्ता या बिलावास्ता, हमारा कोई राब्ता नहीं है। और जब तक मैं ये बात कह सकता हूँ, इमरान खान जो है कुर्सी छोड़ सकता है, इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं कर सकता जब तक फलस्तीनियों का मसला हल ना हो और खुद फलस्तीनी किसी हल पे ना चले जाएं। और मुझे ये उम्मीद है, और उम्मीद नहीं इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है कि सऊदी अरब की जो क़यादत है खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान, ये भी उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फलस्तीनियों का मसला हल नहीं होता है। ये अफवाहें, प्रोपेगेंडा, ये चीजें ये चल रही है और उसकी वजह सऊदी अरब की क़यादत में है बहुत बड़ी प्रोपेगेंडे की, लेकिन मैं नहीं समझता। और पाकिस्तान किसी हमारी इस मामले में बिल्कुल हम क्लियर हैं, और ये तसव्वुर भी कोई ना करे और कोई सोचे भी ना कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जा सकता है। जब फलस्तीनी हल को कबूल करेंगे, जब फलस्तीनी किसी मामले पे मुत्तफिक होंगे, उसके बाद पाकिस्तान जो है, हमें फलस्तीनी अपने भाई अजीज हैं, जो इस चीज को वो कबूल करेंगे इंशाअल्लाह हम देखेंगे और उसके मुताबिक आगे बढ़े। अल्लामा साहब, एक दफा फिर ये जो मदारिस का मामला है, एक मसला ये भी तो नहीं इनको समझाना कि बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खास फजल और करम है कि बीमारी कम आती है, इसकी अलामत कम जाहिर होती हैं, बच्चे रिकवर भी जल्दी कर लेते हैं। असल में वो कैरियर बन रहे हैं कि ये बच्चे शायद मदारिस में चूंकि इतनी बीमारी नज़र ना आ रही हो, जिस तरह आपने कहा आप खुद इसका शिकार हुए हैं, तो वो बुजुर्गों में, बड़ों में वो फैलने का सबब बन जाते हैं। तो ये एक मसला है जिसकी वजह से वो इस चीज़ को मान नहीं रहे, या ये कोई हुकूमती तौर पर एक सियासी तौर पर मामला है? जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपनी तरफ से नहीं, मेरे पास उनका बयान मौजूद है कि वो कह रहे हैं कि इस बारे में कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाअहल है। फिर वो कहते हैं कि जी तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले पर वफाकुल मदारिस से मुशावरत नहीं की गई। तो ये कहीं एक सियासी इशू तो नहीं बन गया जिसकी वजह से वो आपकी बात नहीं मान रहे? देखिए, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान में दो कानून है कि एक है, जब वजारत तालीम के तहत मदारस की रजिस्ट्रेशन इन्हीं हजरात के मुतालबे पे और इन्हीं हजरात के साथ बैठ के एग्रीमेंट और मुआहदे के तहत हुई है, तो क्या अब ये वजारत तालीम एक फैसला करेगी तो उसको एक एक स्कूल और एक एक जो है इदारे को इसके साथ मुज़ाकरात करने होंगे? पहली बात ये है। एक चीज आई है, मैंने जैसे कहा कि जरूर वजारत तालीम के हजरात के साथ राब्ते में है, इनसे बातचीत भी होगी, हर तरह से मुशावरत भी होगी। ये मदारस के बच्चे हमारे बच्चे, लेकिन अल्लामा साहब ये मुशावरत जो उनके जायज मुतालबा, ये मुशावरत उस वक्त होनी चाहिए थी जब आपने एक फैसला कर दिया। जिन स्टेक होल्डर को आपने बिठाया नहीं उनके बारे में आप फैसला कर रहे हैं और अब आप कह रहे हैं हम राब्ते कर रहे हैं, तो राब्ते पहले करने चाहिए थे। मुशावरत हो रही है, ये नहीं मैंने कहा, मैंने आगे की बात की है। इससे पहले इनके साथ मुशावरत हो रही है। शफकत महमूद साहब खुद इनके साथ राब्ते में हैं, शफकत महमूद साहब खुद इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। वो हमारे वफाकी वजीर तालीम हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो आपसे ये कहा कि आइंदा भी इनसे मुशावरत और इनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ये भी हल हो जाएगा। मदरसे का बच्चा भी हमारा बच्चा है, स्कूल का बच्चा भी हमारा बच्चा। कोई
जब इस मुल्क का सिपा सलार ये बात कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन मदरसे का बच्चा आर्मी चीफ की सीट पे बैठे, और ये इस गवर्नमेंट का क्रेडिट है कि 70 साल के बाद जो हमारे मदारस जाके किसके साथ रजिस्टर होते थे, वजारत सनत के साथ, हमने उनको वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का कानून और ज़ाब्ता और मुआहिदा किया है। तो इंशाअल्लाह ये मदारस भी हमारे हैं, ये बच्चे भी हमारे हैं, ये मामला इंशाअल्लाह एमिकेबली हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मामले खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म अल्लामा ताहिर, आपने में वक्त दिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की अहम शख्सियात हमारे साथ होंगी इस बारे में बात करने के लिए। घेराव के पीछे कौन है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। एक तरफ चीन के नए सफ़ीर नोंग रोंग ने ये खुशखबरी सुनाई है ट्विटर पर कि मुकम्मल तौर पर गवादर पोर्ट फ़ाल हो गई है और मामला को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान, यानी हम ये देखें कि एक तरफ गवादर और बलूचिस्तान एक सिरा है, तो दूसरा हमें गिलगित बल्तिस्तान नजर आता है। ये आम तरीन पॉइंट्स अगर पाकिस्तान में हम CPEC के आम तरीन पॉइंट्स बताएं तो ये दो हैं। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पूरे खित्ते के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें सबसे अहम CPEC है और उसमें अहम तरीन ये मैंने दो आपको जगह बता दी। अब ये गिलगित बल्तिस्तान में बहुत कम ऐसा हुआ है, कोई सोच नहीं रहा था कि गिलगित में इस तरह से हो सकता है। इलेक्शन जैसे भी हों, पहले भी हुए हैं, इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन सरकारी इमारतों को जलाना, गाड़ियों को नज़र आतिश करना, ये इस तरह के मामलात सोचे नहीं जा रहे थे। अगरचे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये मौजूद थी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी DG ISPR की तरफ से, वज़ीर ख़ारजा की तरफ से सबूत पेश किए गए थे, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि यहाँ पर दुश्मन हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो खरल साहब, ये उसके बाद जो अब हुआ है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से इसकी कोशिश हो रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर जिन लोगों ने एहतजाज किया वो कोई खुदा न खासा एजेंट थे भारतीय, लेकिन इस्तेमाल करना तो फिर यही तो काम होता है। देखिए, मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें होती हैं, जो इदारे होते हैं, जो एजेंसीज होती हैं, जो मास्टरमाइंड्स होते हैं, वो ऐसे हालात के अंदर इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अच्छा, आप खरल साहब की इजाज़त से, कर्नल रिटायर्ड उबैद साहब हमारे साथ हैं, ये कामयाब हुए गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में। कर्नल साहब, ये किस तरह से हो गया? हमने कभी नहीं सोचा कि गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन लोग हैं, बड़े प्यारे समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, और यानी इलाका बहुत खुला और फिर आबादी उस तरह स्कैटर्ड है, तो कई वजूहात हैं जिसकी वजह से, और फिर अपनी जगहों को जलाएंगे और यहाँ तो खित्ते में तरक्की आने वाली है, तो ये सब हुआ कैसे? इसमें सबसे पहले तो मैं बोल TV का मशकूर हूँ कि आपने कौम को हक़ाइक़ से मुतला करने के लिए मौका दे दिया। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक ये जो कल के फसादात या इस तरह की जो गाड़ियां जलाई हैं या एक सरकारी दफ्तर को जलाया गया है, तो इस पे हमें तो इंतहाई दुख और अफसोस है कि ये हमारी हुकूमत, हमारा मुल्क, हमारी अमलाक और कौमी अमलाक, इनको इस तरह नुकसान पहुंचाना ये मुल्क के या पाकिस्तान नहीं हो सकते। जिसने भी किया है हम इसको सख्ती से कंडेम करते हैं। और दूसरी चीज, जिस तरह जब 3-4 साल पहले सिंध में जलाओ घेराव और जिस तरीके से बेदर्दी से किया गया था, उसी की तरबियत देके एक नाबालिग सियासतदान इधर से जूं ही निकले हुए, तो उन्होंने अपनी इस तरह की सियासत चमकाने के लिए पीछे अपने लोगों को इस तरह बता दिया या उनको सिखाते चला गया। और फिर दूसरी चीज, PDM इधर जो पाकिस्तान में उसका स्केल गिलगित तक पहुंचा है, तो हम इन दोनों चीजों को या इंतहा पसंदी को हम कंडेम करते हुए, ये मुल्क इंतहा पसंदी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे नबी आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो तालीम दी है उस पे हमें अमल करना चाहिए। कर्नल साहब, आप तो वज़ारत आला के भी मजबूत उम्मीदवारों में से हैं। अपनी हुकूमत को हम कर्नल साहब आप करें और दुश्मन के ठीक है, आप एक अहम शख्सियत हैं, मजबूत उम्मीदवार के तौर पर भी आपकी बातें हो रही हैं बतौर वज़ीर आला के लिए,
लेकिन ये बताएं कि वहाँ तो कहा जा रहा है कि जी ये तहरीक इंसाफ ने किया। शरी रहमान साहबा कह रही हैं कि मैदान जंग गिलगित बल्तिस्तान को तहरीक इंसाफ ने बनाया, हंगामे तहरीक इंसाफ के कारकुनान कर रहे हैं, हुकूमत शरपसंदी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करे, हमारे कारकुनों को नहीं। और वो कह रही हैं जी हमारे दफातर क्यों बंद किए जा रहे हैं, सील किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के एहतजाज के दौरान कारकुनान की गिरफ्तारी की वो मजम्मत करते हैं और हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, लोगों को वोट चोरी हुआ, धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। और ये शर जो है ये तहरीक इंसाफ फैला रही है। ये तहरीक इंसाफ पे बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ाम है। ये वही पुरानी सियासत जिसमें पिछली नाअहल गवर्नमेंट, उससे भी पिछली, उससे भी ज्यादा नाअहल गवर्नमेंट के जो कारिंदे मिल के चला रहे हैं, तो ये उनकी नालायकी है और उस वजह से ये सिस्टम हो रहा है। और ये जो है ना तहरीक इंसाफ जो कि जिम्मेदारी के साथ इलेक्शंस करवा के, इससे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो ही नहीं सकते थे कि आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर, और इन्होंने कहा फौज को दूर रखे, किसी और सूबे से पुलिस ले आए, पुलिस की सरपरस्ती में बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल मुनसिफाना इंतखाबात हुए हैं। अभी क्या हालात हैं? अभी क्या हालात हैं? इस तरह क्यों? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज कंट्रोल में है और बिल्कुल शहर में अमन है। अच्छा, हमारे पंजाब के ब्यूरो हेड हैं, आपसे ये सवाल करेंगे। कर्नल साहब, आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है वहां पर, मुझे ये बताएं कि अभी तक पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन इन्होंने धांधली का कोई एविडेंस, कोई सबूत भी दिया है या सिर्फ ये जलाओ घिराव कर रहे हैं और सिर्फ इसको एक इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा मतलब धांधली का एविडेंस कहां पर है? ये मैं आपको यही बता दूं कि अगर इनको तो दो तरीके हैं। एक तो ये इनको इस तरह जलाओ गिराव करने की बजाय इनको या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में जाके अगर कोई उधर इनके पास कोई प्रूफ था तो उसको लेके उनको उधर जाना चाहिए था, या फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमारी चीफ कोर्ट है जो कि इक्वलेंट टू हाई कोर्ट है, या सुप्रीम एपीलेट कोर्ट है जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, तो अदालत में जाते न कि इनवा के अपने वर्करों से इस तरह जलाओ गिराव करते। और शुक्र है कि इंसानों की जान बच गई या सरकारी अफसरों की। हाँ, अलबत्ता सरकारी जो दफ्तर जलाया गया है तो उसमें मैं जरूर ये गुजारिश करूंगा कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, अनबाइस्ड, और इसमें क्या चीज जली है। अगर कोई इसमें गलत चीज है तो फिर तो उसकी भी डिटेल में एक ठीक है कमीशन के जरिए। कर्नल साहब, माजी में इस तरह के फसादात, इस तरह के जो हंगामों की कभी मिसाल नहीं मिलती। गिलगित बल्तिस्तान हमेशा एक पुरअमन इलाका है और पहले जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही थी कि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, इसमें गैर मुल्की कूतें, अनासर, एलिमेंट शामिल हो सकते हैं इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने में, क्या आप इसमें इस तरह के हाथ, अनासर तो नहीं देख रहे इन सारे वाकयात के पीछे? नो डाउट, इसमें मैं आपकी उस कजिए की मैं भी सपोर्ट करता हूं कि क्योंकि सी पैक इधर से गुजरता है। दो टाइम टेस्टेड फ्रेंडली ममालिक चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, तो इसके जो मुखालिफिन है यानी इंडिया हमारा अगली जो दुश्मन है, डायरेक्टली वो इन्वॉल्व है, मगर लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसकी निशानदेही होनी चाहिए। और whosoever has done it, they should be dealt with, they should be brought into limelight, और उनके खिलाफ बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ इनको सजाएं दी जानी चाहिए। जिसने भी इस तरह इनको उकसाया, जिस तरह भी जिन्होंने भी किया है, इसमें बिल्कुल आहनी हाथों के साथ डील करके बिल्कुल निप द इवल इन द बड वाली चीज करेंगे तो आइंदा के लिए ये बिल्कुल क्लियर होगा। अदरवाइज फिर जो है ना ये चीजें बढ़ती रहेंगी, तो और इसमें हमारा अगली दुश्मन इसमें इन्वॉल्व है मेरे ख्याल में। अच्छा, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी आज इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले भी थी। आप नहीं समझते कि आप जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं इससे तो माहौल और ख़राब होगा? पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे दफातर सील किए जा रहे हैं, तो बेहतर नहीं कि कोई इस तरह का बैठ कर कोई एक लाहेमल तय किया जाए कि अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं धांधली का, तो किस तरह से इस पर अमल दरामद किया जा सकता है कि सबको नजर आए कि जनाब कोई धांधली नहीं हुई, कोई ऐसा उनकी तसल्ली के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन बायस था। सेकेंडली सामा साहब, इसमें एक और चीज़ कि क्या सीपैक का जो रूट है उस पर तो उसको तो कोई नुकसान पहुंचाने का अंदेशा तो नहीं है, या वहाँ पर कोई धरना देने का अंदेशा तो नहीं है जिससे उसको नुकसान पहुँच सके?
देखें ना, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना या सरकारी गाड़ियों को जलाना, और उनमें गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान की लोग थे ना जो कि उन पे काम कर रहे थे या गाड़ियां चला रहे थे या उसमें जिधर भी जा रहे थे। बट इनको तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए कि इंसानी जान बहुत ही कीमती चीज होती है, अल्लाह की एक दफा दी हुई जिंदगी होती है। तो इलेक्शन तो होते रहते हैं, अगर कहीं पे कोई इनके पास प्रूफ या कहीं पे कोई सुस्ती नालायकी या धांधली की कोई चीज है तो बहुत शुक्रिया। बहुत उम्मीद से वाकयात आती होंगे। कर्नल रिटायर्ड उबैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। तो हम याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।